Hello, hello students. My name is Karamveer Prajapati, and I'm Masters in Commerce from Nancy Dayanand University, Rohtak, Haryana. I'm Chartered Accountant and Company Secretary as well. Today, I'm going to teaching you Company Accounts and Auditing Practice, which is your fifth chapter in Executive Program of second module. हम जब बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में तो उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है, बहुत ज़्यादा की सुना भी है कि भाई है क्या चीज़। तो अक्सर स्टूडेंट मुझसे ही पूछते हैं, मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि वो पूछते हैं सर कि कंपनी अकाउंट और ऑडिटिंग प्रैक्टिस हमें क्यों बढ़ाया जाता है, हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भाई हमें कंपनी अकाउंट और ऑडिटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है। ये काम तो जो है वो अकाउंटेंट का होता है या सीए का रहता है, कंपनी अकाउंट का, और ऑडिटिंग वगैरह का तो काम सीए करता है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी को क्यों ये काम दे दिया गया है? तो इसका जवाब ये है कि हमारा जो मेजर काम रहता है वो है मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कंपनी को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। तो हमें हमारा ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली कंपनी में अकाउंट बन रहे हैं जो, क्या वो ठीक बन रहे हैं, जो ऑडिटिंग जो चीज़ें हम फाइनेंस स्टेटमेंट बना रहे हैं क्या उनका ठीक से एग्जामिनेशन होता भी है कि नहीं होता। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है हमारा, जो काम करने का जो तरीका है हमारा, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं है, या हम काम बस धर्रे पे पुराने धर्रे पे हम काम करते चले जा रहे हैं, बस करते चले जा रहे हैं और उसका इफेक्टिवनेस सीखना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है इसका, एक तो हमें ठीक हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। दूसरा रीज़न ये है कि हम जो फाइनेंस है और जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस से दो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और जब फाइनेंस की बात आती है और अकाउंटिंग की बात आती है तो ऑब्वियसली बात है हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वॉच रखना पड़ेगा। और फाइनेंस के बिना तो हम बिजनेस को अज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस, हम लोग बिजनेस बिना फाइनेंस जो है वो कर भी सकते हैं। और जहाँ पे फाइनेंस आएगा अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली आएगी। अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हमने बिजनेस में जो रिसीट्स ली है, जो पैसा हमारे पास आया वो कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, और जो पैसा हमें दिया है, दियाने का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग जो खर्चे हमने किए हैं वो कहाँ कहाँ पे किए हैं, जो खर्चा हमारा गया है वो। उसके बाद जो अकाउंट हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कंपनी के लिए बैलेंस शीट वगैरह भी बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वो हम ये देखने के लिए बनाते हैं कि कंपनी ने पूरे साल में क्या खर्चे किए और क्या इनकम किए, कहाँ कहाँ से कंपनी को रिसीव चाहिए और कहाँ कहाँ से कंपनी को भी पेमेंट करनी बाकी है। इसके बाद हम बनाते हैं तो ये बैलेंस शीट में क्या हम देखते हैं कि कंपनी के पास एक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कितनी एसेट्स है और कितनी कंपनी के पास लायबिलिटीज है, इसको कंपनी को आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है। ठीक है। और जो खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3, जो 1956 में शेड्यूल कौन सा था, तो अब शेड्यूल कौन सा हो चुका है, वो शेड्यूल 3। तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें नाम दोनों पे चेंज कर दिया है, नाम बदल के रख दिया गया है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट का नाम एज इट इज है बैलेंस शीट। लेकिन एक छोटा सा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ कि शेड्यूल पहले कौन सा था, 6, अब कौन सा, शेड्यूल 3। लेकिन शेड्यूल 3 में जो है वो दोनों के लिए फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी प्रेस्क्राइब्ड है और बैलेंस शीट के लिए भी। लेकिन और जो मेरा 1956 का शेड्यूल 3 था, कंपनी के 1956 का शेड्यूल 3 था, उसमें क्या 6 था, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब था कि एक बैलेंस शीट जब बनाओगे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाई जाएगी। लेकिन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए कोई भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं था, लेकिन हमारे शेड्यूल 3 में वो भी है। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे हम क्यों पढ़ते हैं ये चीज़ें, तो फाइनेंस और अकाउंटिंग की जो बात आती है वो इसलिए कि अगर हमें नहीं पता कि कंपनी का अकाउंट कैसे बनता है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस की, उसके एग्जामिनेशन हम नहीं कर सकते, तो हमें कहीं ना कहीं एक तो वीक पॉइंट हमारा रह जाता है, और हम एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपने मैनेजमेंट को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसके डिसीजन मेकिंग हेल्प नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये कंपनी अकाउंट्स के बारे में बताया जाता है कि कंपनी अकाउंट है क्या, ऑडिटिंग है क्या, उसका बेसिक हमें बताया जाता है।
डिटेल में नो डाउट ये करता है, लेकिन बेसिक जो है अकाउंट ऑडिटिंग का वो हमें बताया जा रहा है अब। क्योंकि कि जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस चेंजिंग एनवायरनमेंट, बिजनेस में रोज रोज चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी कंपेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए चैप्टर हमारे में ऐड किया गया है। ये सब्जेक्ट जो है वो हमारे में ऐड किया गया है। तो हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंपनी अकाउंट जो कि 70 मार्क्स का है, और ऑडिटिंग प्रैक्टिस जो कि हमारा 30 मार्क्स का है। जो कंपनी अकाउंट है 30 मार्क्स 70 मार्क्स का, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की इक्वलेंट प्रैक्टिस है। और इसमें हमारा 9 यूनिट में हम पढ़ेंगे इसको। इसमें शेयर कैपिटल, डिवेंचर, फाइनेंस अकाउंट, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड बिजनेस, उसके बाद लिक्विडेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटमेंट, इस तरह की हम बातें करेंगे। तो शेयर कैपिटल इसको डिटेल में थोड़ा सा और भी लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है वो प्लस टू में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, और हमने भी चैप्टर फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि शेयर कैपिटल को इशू कैसे करते हैं। शेयर में इसमें पढ़ेंगे शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, उसको इशू कैसे करते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है तो उसके शेयर प्रॉफिट करते हैं, उसको रीइशू कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जो नया हमने शायद नहीं पढ़ा है फाउंडेशन वगैरह में, वह बायबैक ऑफ शेयर। कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से परचेज करती है, इसको बोलते हैं मार्केट बायबैक ऑफ शेयर। वो कैसे कर सकती है, कौन से कंडीशन है, वो हमें पढ़ना रहेगा। आगे रिडम्पशन एंड कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिनको एक्सपायर रेट होता है रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड शेयर कैपिटल। तो उनका जो हमें कंडीशन है कब कर सकते हैं, वो सब हमें करना है। बोनस शेयर क्या होते हैं, राइट इशू क्या होते हैं, ये बोनस शेयर राइट इशू के कब कब इशू कर सकते हैं। आगे ईशॉप क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक एंट्री स्कीम क्या रहती है, स्ट्रेटेजिक शेयर क्या होते हैं, ये सब। फिर अल्टरनेटिव कैपिटल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। अंडर राइटिंग का मतलब क्या है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक बंदे को अपॉइंट करती है, कंपनी को अपॉइंट करती है, एक कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बॉडी को अपॉइंट करती है, जो क्या करता है कंपनी को एक अश्योरेंस देता है कि अगर कंपनी की जो शेयर कंपनी इशू करना चाहती है और वो कंपनी जो पब्लिक उसको एक्वायर नहीं करेगी, सब्सक्राइब नहीं करेगी, तो बचे हुए शेयर जो है वो पर्सन ले लेगा, जो उसकी अश्योरेंस देता है। आगे फिर डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स की को कैसे इशू कर सकते हैं, और कैसे कैसे इसको डिवेंचर्स को हम रिडीम कर सकते हैं। तो फाइनल अकाउंट की बात करेंगे, फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। इसमें एक चीज जो नई है फाइनल अकाउंट में, एक नई चीज जो डाली गई है, जो आपने शायद नहीं सुनी आज तक, वह प्राइस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि कंपनी चल रही है, कोई बिजनेस चल रही है, और दूसरी कंपनी क्या कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है। तो जो कंपनी चल रही थी भैया, उसने बिजनेस तो बंद नहीं कर रखा था, वो तो चल ही रहा था। तो जो बिजनेस चल रहा था तो उसने कुछ प्रॉफिट कमाया कमाया होगा, तो दूसरी कंपनी के लिए भी वो प्रॉफिट है जिसने उसको एक्वायर किया है। ठीक है। तो दूसरी कंपनी के लिए जो प्रॉफिट है वो कौन से नेचर का प्रॉफिट है, वो कहाँ पे जाएगा, उसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा प्रॉफिट किसका है और कहाँ जाएगा। प्रॉफिट का कौन सा, एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट कौन सा, एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट कौन सा है, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सा कहाँ पे पोस्ट होगा, कौन सा हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा और कौन सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फिर आगे जो रहता है हमारा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि हम अपनी ही कंपनी को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। वो हम दो तरह से कर सकते हैं, इंटरनली कर सकते हैं या एक्सटर्नली कर सकते हैं। इंटरनली का मतलब क्या है, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डावाडोल है थोड़ी सी, और उसकी फिक्स एसेट्स ज़्यादा हो गई, उनकी रिस्पेक्ट में उसके पास जो टेंजिबल एसेट्स है वो नहीं है। तो फिक्स एसेट ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होगी, उसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई, एसेट तो उसके पास है नहीं, तो वो जाते हैं कोर्ट के पास। कोर्ट के पास कहते हैं कि भाई मेरे को क्या कर दो मेरे को क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। फिर उसके लिए वो कोर्ट एक स्कीम बताएगा कि डायरेक्टर से पूछ ले, अपना अपना क्रेडिटर से पूछ ले, इससे पूछ ले, वो पूछ ले। जब सारी कंसेंट मिल जाते हैं तो कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है कि अपनी कंपनी को आप इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, अपनी एसेट्स को उसकी रिलाइजेबल वैल्यू पे और लाइबिलिटीज को उसकी पेबल वैल्यू पे लेकर के आएंगी। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, इंटरनली तो हम कर चुके, एक्सटर्नली क्या होगा। मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और वो जुड़ना चाहती है एक्सवाईजेड लिमिटेड के साथ।
तो क्या होगा, अब तीन तरीके से हो सकती है। एबीसी लिमिटेड XYZ को अपने में एब्जॉर्ब कर ले, मिला ले। दूसरा, एबीसी लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर ले XYZ को। तीसरा, दोनों की दोनों कंपनियां आपस में मिल जाए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो मिल जाती है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। ये सब क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इसके हम मेथड पढ़ेंगे आगे चल के, परचेज मेथड, मर्ज एंड डीमर्जर, उसके बाद पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक्विजिशन बिजनेस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो हमारा आएगा वो आएगा, हमारी जो पांचवी यूनिट है वो है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे कि वो एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के रूप में वो कितना कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। एबीसी लिमिटेड मान लो होल्डिंग कंपनी है एक्सवाई लिमिटेड की, ठीक है जी। तो एक्सवाई लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया जो कि सब्सिडरी है, एबीसी लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया जो कि मेरी होल्डिंग कंपनी है। इन दोनों का प्रॉफिट हम जोड़ेंगे एट द ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो उन दोनों के एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है, एज अ ग्रुप प्रॉफिट क्या है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, उसमें अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो क्या होगा, एसोसिएट है तो क्या होगा, ये सब बातें करेंगे कंसोलिडेशन में, उसको जोड़ेंगे। आगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड इंटेंजिबल एसेट, मेरे जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, आईपीआर, आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ये उसकी वैल्यू कैसे करेंगे, ब्रांड की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो मेरा नया टॉपिक आगे आगे सातवां टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी जो बंद हो रही है उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करेंगे, कंपनी बंद क्यों हो सकती है, किन किन सर्कमस्टांसेस में बंद होगी, वाइंड अप होगी, और अगर वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो कैसे होगी, कैसे हम डेटर्स की पेमेंट करेंगे, कैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट लेंगे और कैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट देंगे, किसको कितनी पेमेंट मिलेगी, किसको पहले पेमेंट मिलेगी, किसको बाद में पेमेंट मिलेगी, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में, तो इस कंपनी को बंद करेंगे। आगे आते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आपने शायद कभी सुना भी ना हो उससे पहले। वो है वैल्यू, इसमें क्या रहेगा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एड, ईवीए, मार्केट वैल्यू एडेड, एमवीए, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें क्या रहेगा कि कोई पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पार्ट की वजह से, पर्टिकुलर यूनिट की वजह से, पर्टिकुलर काम करने की वजह से उसकी वैल्यू में, कंपनी की वैल्यू में कितना इजाफा हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, तो क्या लगेगा मेरा वैल्यू एडेड। तो उसकी रिपोर्टिंग इसको मैनेजमेंट को बताएंगे ताकि मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले सके, तो क्या लगेगा मेरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर हम बात करेंगे आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। लेकिन हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड जो रिकमेंड करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में पास हो जाता है तो बन जाते हैं मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड बन जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, आगे चल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट स्टैंड 6 की हम लोग बात करते हैं, वो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो AS6 है मेरा, इसमें बताते हैं डेप्रिसिएशन कैसे कैसे लग सकता है, SLM से लग सकता है, ठीक है जी, WDV से लग सकता है, मशीन आर रेट से लग सकता है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट की वजह से लग सकता है, किस तरीकों से लग सकता है। तो ऐसे ऐसे कौन सा अकाउंट स्टैंडर्ड में हम क्या क्या एंट्रियाँ कर सकते हैं, क्या क्या उनकी प्रोविजन है, वो हम पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में की सिग्निफिकेंस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कब इंडिया में आए थे, वो सारा का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फिर देखिए जो नो पढ़ने के बाद हमारा जो अगला जो कंसेप्ट है, हमारे जो अगला जो पार्ट है जिसके वेटेज है 30 मार्क्स की, वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब हम समझेंगे, ऑडिटिंग का मतलब है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। उसमें इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, ऑडिटिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब क्या कोई भी डायरेक्टर कुछ भी बोल सकता है किसी के सामने, क्या ऑडिटर आएगा और आपके साथ काम करके चला जाएगा और फिर बाद में कुछ भी बोलेगा, नहीं।
उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। जो ऑडिट करेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसने काम कैसे किया, क्या किया, ढंग से किया या नहीं किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखेगा, बना के रखेगा, फाइल्स बनाएगा, वो सब। आगे मेरा आता है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट का मतलब क्या? एक आता है मेरा स्टेचुटरी ऑडिट। स्टेचुटरी स्टेचुटरी ऑडिट, ठीक है। आगे आता है मेरा इंटरनल ऑडिट। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर की ऑडिट, जो काम कर रहे हैं, इंटरनली वर्क हो रहा है, उसकी ऑडिट की जाएगी। ब्रांच ऑडिट की जाएगी। ब्रांच ऑडिट में क्या हम मानेंगे, कंपनी की ही कोई ब्रांच है, उसमें काम कैसे होता है उसकी ऑडिट कराएगी कंपनी। क्या वो पर्टिकुलर अच्छे तरीके से काम कर पा रही है या नहीं कर रही है, वो सब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मेन 13 यूनिट है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप कभी बैंक में गए होंगे। अगर आप नहीं गए हैं तो मैं बता देता हूँ। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है मेरे हिसाब से बैंक में गए होंगे, कभी ना कभी खुद गए होंगे या कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे। तो एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी, जैसे ही आप बैंक में घुसते हैं, बैंक में घुसते ही डेस्क लगा होता है जिसको बोलते हैं, वो लिखा होता है मे आई हेल्प यू, कि मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप मान लो आपको वहाँ पे पैसा निकलवाना है, तब क्या करते हैं कि मुझे पैसा निकलवाना है, तो क्या करता है एक फॉर्म आपको साइन करके देता है, जो फॉर्म देता है, आप उसको भरो, साइन करो और कैशियर के पास चले जाओ। अभी वो कैशियर खुद पैसे नहीं देता, वो क्या करता है, आपको वो फॉर्म ले लेगा और आपको एक टोकन जो है वो इशू कर देगा, और टोकन लेके आपको अगले विंडो पे जाना पड़ता है। वो टोकन लेगा और उसके बाद क्या करेगा, वो आपको पैसे दे देगा। तो ये चल क्या रहा है, ये एक प्रोसेस है, एक काम करने का तरीका है, एक सिस्टम है, जिसके थ्रू एक दूसरे का काम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। उस बंदे का काम, जिसने आपको फॉर्म दिया उसका कंट्रोल हो जाता है वहाँ पे, जिसने आपके लिए फॉर्म भरा उसका काम जहाँ पे चेक होगा, जिसने आपको टोकन दिया, टोकन वाले का काम से कहाँ पे चेक हो गया, जिसने आपको पैसे दिए। और एंड द ईयर, जब हम बात करते हैं एंड ऑफ द डे, तो उस चेक का मिलान कर लेते हैं, इससे पता लगेगा कि कितना कैश गया है आज के दिन में और कितना कैश उसके पास आया है। ठीक, ये होता है इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के अलग तरीके होंगे। इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इंटरनल फ्लो चार्ट का, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर क्या होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। आगे आता है रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल, जैसे हमने बताया कि वो तो बैंक के लिए था इंटरनल कंट्रोल, अब हम अलग अलग तरीके के प्रोसेस करते हैं। जैसे मुझे परचेज करना है कुछ या सेल्स करना है, तो उससे हमें किस किस तरह का इंटरनल कंट्रोल लगा रहा हूँ, और उसको चेक करना कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है वो ठीक है या गलत है। गलत इन द सेंस जो मेरा मेन पर्पज है, क्या वो फॉलो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करके उसमें कुछ रीजनेबल चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे हमारा रहता है ऑडिट एंगेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हमारा इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है और 15 यूनिट है। उसमें पढ़ेंगे किसी ऑर्डर को, अगर ऑर्डर को अपॉइंट करना है तो उसके एंगेजमेंट के टर्म्स क्या क्या रहेंगे, उसमें वाउचिंग क्या होगी, वेरिफिकेशन क्या होगी। वाउचिंग में हम पढ़ेंगे कि जो काम हम कर रहे हैं, एंट्री क्या कर रहे हैं, उसको चेक कैसे कर सकते हैं। हमने एक एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। मेरे पास कोई एसेट पड़ी हुई है, उसको चेक करना है कि वो ठीक है गलत है, जो मैंने ओनरशिप दिखाई वो ठीक है या गलत, वो आएगा मेरा वेरिफिकेशन में। आगे डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, जो काम कर रहा हूँ क्या मैंने ठीक से उसकी एंट्री वगैरह की भी है कि नहीं की है, क्या उसके प्रॉपर वर्किंग पेपर रखे भी हैं या नहीं रखे हैं, कौन सी फाइल बनाई है, कौन सी फाइल नहीं बनाई, जो बनानी थी क्या कंप्लाइंसेस किए क्या नहीं किए। इस सब किस में आ जाएगा मेरा ऑडिट एंगेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन में। हाँ, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब कल से जब नेक्स्ट क्लास हम लगाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास हम जब लगाएंगे अपना सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है, वो धीरे धीरे करेंगे, उसको बढ़ाते चले जाएंगे। जो हमारा बढ़ने का जो तरीका रहेगा, वो रहेगा कि हम सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, तो इसको अपने नोट से अपनी बुक से टैली करेंगे, ताकि आपकी जो लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं आप उसको पढ़ सको समझ सको, वो तो हो जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लैंग्वेज भी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स करने के बाद उसको कंपाइल करके क्वेश्चन करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो कंसेप्ट को करते करते हमारे चैप्टर पूरा हो जाएगा। और जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा, मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा, जो आपका जो आपका क्या रहेगा,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद 3-4 क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। वो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको क्या दूंगा, एक रिव्यू दूंगा कि अगर आप मुझे वो ईमेल पे कीजिए सॉल्यूशन, और वो उससे रिव्यू दूंगा कि आप इस पे कैसे कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे और कैसे उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छा है, आपको नॉलेज भी हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।